Friends, I'm Ajaypal sir from Vivekanand Senior Secondary School, Pani. Now we start the next question of class 9th subject science. आज हम क्या करेंगे? क्लास 9th का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। एक गाड़ी का द्रव्यमान 500 kg है, गाड़ी का मास दे रखा है। यदि गाड़ी को 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण भी दे रखा है के साथ विरामावस्था में लाना है तो गाड़ी तथा सड़क के बीच लगने वाला बल बताओ। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो आपको गिवन होता है सबसे पहले आपने वो लिखना है। आपको क्या दे रखा है? मास दे रखा है गाड़ी का। कितना दे रखा है? 1500 kg दे रखा है। ओके, 1500 kg दे रखा है। फिर आपको क्या दे रखा है? इस गाड़ी का त्वरण दे रखा है। त्वरण आपको पता है एक्सेलरेशन होती है, और ऋणात्मक दे रखा है, माइनस के अंदर दे रखा है 1.7 आ जाएगा। ओके, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको पता है इसकी यूनिट होती है, वो आप लिख लोगे। अब आपने क्या निकालना है? फोर्स निकालना। फोर्स का फार्मूला आपको पता है, F = m/a होता है, m/a। ओके, तो मास आपके पास 1500 है, मल्टीप्लाई 1.7, तो आपका जो आंसर आएगा -2550 न्यूटन आ जाएगा। ओके, 2550 न्यूटन आपकी फोर्स आ जाएगी, जो विपरीत दिशा में लगेगी, जिसे घर्षण की फ्रिक्शन की फोर्स भी बोलते हैं। ये आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग क्या होगा? संवेग का आपको फार्मूला पता है कितना क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, तो इसका d आंसर आएगा। किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है उसका संवेग mv होगा, क्योंकि संवेग द्रव्यमान इनटू वेग होता है, अतः विकल्प d mv सही है। हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर धकेलते हैं। बक्से पर लगने वाला घर्षण बल बिल्कुल उतना ही लगेगा जितना, क्योंकि आपको पता है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ, तीसरा नियम था उसका कि जितनी हम फोर्स लगाते हैं उतना ही हमारे वापस भी एक फोर्स लगती है, क्योंकि बक्से का वेग नियत है तथा बक्से पर लगने वाला घर्षण बल 200 न्यूटन ही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। दो वस्तुएं प्रत्येक का द्रव्यमान 1.5 kg एक ही सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही हैं। टकराने के पहले प्रत्येक का वेग 2.5 मीटर पर सेकंड है। टकराने के बाद दोनों एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, तब इनका सम्मिलित वेग क्या होगा? सम्मिलित वेग, इकट्ठा वेग क्या होगा? देखो क्या कहना हमने आपको। सबसे पहले आपने जो गिवन है वो लिखना अपने पास। दो वस्तुओं का प्रत्येक का द्रव्यमान दे रखा है। कहने का मतलब पहली वस्तु का द्रव्यमान टकराने से पहले वाला हम करते हैं, तो m1 हो जाएगा। ओके, m1 हो जाएगा। कितना दे रखा है? 1.5 kg दे रखा है। ओके, ये हो जाएगा। अब एक ही सीधा रेखा पर एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति कर रही है। टकराने के बाद उनका वेग, टकराने से पहले प्रत्येक का वेग, टकराने से पहले प्रत्येक का वेग दे रखा है। कहने का मतलब m1 u1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। ठीक है, 2.5 हो गया। अब m2 आपके पास पता है दोनों का मास सेम है, 1.5 ही हो जाएगा, और u2 क्या हो जाएगा? 2.5 ही हो जाएगा। ओके, 2.5 ही हो जाएगा। ये हमें दे रखा है। अब आपको पता है एक वस्तु दूसरी वस्तु से नेगेटिव में है, तो दूसरी वस्तु का जो वेग होगा वो नेगेटिव में हम ले लेंगे। अब हमारे पास ये सब कुछ गिवन है। अब हमने संवेग का संरक्षण का नियम किया था, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आया था? टकराने से पहले दोनों का कुल संवेग क्या हो जाएगा? फार्मूला आपको पता है क्या था कुल संवेग का? m1 u1 प्लस m2 u2। तो आप सभी की वैल्यू पुट कर दोगे, m1 की भी है, u1 की है, प्लस m2 u2 सभी की सेम वैल्यू है। सेम वैल्यू है तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे 1.5 × 2.5 प्लस 1. तो टोटल जो होगा वो 0 आ जाएगा। ओके, 0 आ जाएगा। अब टकराने के बाद उनका हमने संवेग क्या हो जाएगा? कुल संवेग m1 मास तो वही रहेगा,
v2, अपने बोला वेलोसिटी सेम हो जाती है ना दोनों की, प्लस तो m2 v2 दोनों का ये ले लिया हमने। v2 निकालना है, m1 और m2 हमारे पास दे रखा है, तो आपको पता है m1 कितना आपको दे रखा 1.5, ये भी 1.5 है, तो 1.5 प्लस 1.5 3v2 आ जाएगा। 3v2 आपके पास आ गया। आपको पता है टकराने से पहले और टकराने के बाद कुल जो संवेग होता है वो बराबर होता है, तो v2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब v2 की वैल्यू निकालोगे, v2 की वैल्यू 0/3 आ जाएगी। ओके, तो 0/3 आपको पता है 0 ही होता है। तो टकराने के पश्चात दोनों वस्तुओं का सम्मिलित वेग 0 मीटर पर सेकंड अर्थात दोनों ही वस्तुएं विरामावस्था में आ जाएंगे। ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गति के तृतीय नियम के अनुसार जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो वस्तु उतने ही बल के साथ हमें भी धक्का देती है, परंतु वह वस्तु एक ट्रक है जो सड़क के किनारे खड़ा है। संभवतः हमारे द्वारा बल आरोपित करने पर भी गतिशील नहीं हो पाएगा। एक विद्यार्थी इसे सही साबित करते हुए कहते हैं कि दोनों बल विपरीत और बराबर हैं जो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इस तर्क पर अपने विचार दें और बताएं कि ट्रक गतिशील क्यों नहीं हो पाता। जड़त्व द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। ट्रक का द्रव्यमान अधिक होने के कारण उसका जड़त्व भी अधिक हो जाता है। अत्यधिक जड़त्व के कारण वह विरामावस्था में रहता है। हमारे या द्वारा लगाया गया बल अपेक्षाकृत कम होने के कारण ट्रक में गति उत्पन्न नहीं कर पा रहा। या ट्रक और सड़क के बीच में घर्षण बल लगता है। यदि धक्का देने वाला बल ट्रक और सड़क के घर्षण बल से अधिक हो तो ट्रक में गति उत्पन्न हो जाएगी, परंतु धक्के से उत्पन्न बल ट्रक के घर्षण बल से कम होता है, तो इसलिए ट्रक में गति उत्पन्न नहीं होती। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है। हम जैसा क्वेश्चन नंबर 13 जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया था, सेम एज इट इज हमारा क्वेश्चन नंबर 13 मैं एक बार पढ़ा देता हूँ। अपने ये क्वेश्चन खुद डिस्कशन करना है। 200 ग्राम द्रव्यमान की एक हॉकी की गेंद 10 मीटर पर सेकंड की वेग से सीधी रेखा में चलती हुई 5 केजी द्रव्यमान के एक लकड़ी के गुटके से संघटन करती है तथा उससे जुड़ जाती है। उसके बाद दोनों एक स्थान किसी रेखा में गति करते हैं। संघटक के पहले और संघटक के बाद के कुल संवेगों की गणना करनी है। दोनों वस्तुओं की जुड़ी हुई अवस्था में वेग की गणना भी करनी है। जैसे हमने अभी किया था सेम वही कॉन्सेप्ट है, इसमें भी आपने v2 ही निकालना है। ओके, तो आपने खुद ट्राई करनी है। अगर नहीं कर पाओगे तो कल हम डिस्कशन कर लेंगे। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। आज हमने इतने क्वेश्चन करने, ये सारे क्वेश्चन आपकी नोटबुक पे लिखे होने चाहिए। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।